नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज है 13 दिसंबर 2025 और हम बात करेंगे कुछ बेहद ज़रूरी करंट अफेयर्स पर, खास तौर पे यूपीएससी के नज़रिए से। ये इस चर्चा का पहला भाग है और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, आज की चर्चा की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज़रूर फॉलो करें। तो आज हम कई विषयों पर बात करेंगे, हो सकता है कुछ पर हमारी पहले भी बात हुई हो, तो वो एक अच्छा रिविजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला विषय जुड़ा है हमारी सांस्कृतिक विरासत से। हाल ही में पाकिस्तान के एक बहुत पुराने संगीत वाद्य यंत्र बोरिंदो को यूनेस्को की एक खास सूची में शामिल किया गया है। ये वो सूची है जिसमें उन विरासतों को रखा जाता है जिन्हें तुरंत बचाने की जरूरत है। तो ये बोरिंदो आखिर है क्या? बोरिंदो, जिसे कुछ लोग भोरिंदो भी कहते हैं, पाकिस्तान के सिंध इलाके का एक पारंपरिक साज है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। कितनी गहरी? लगभग 5000 साल। ये सीधे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी इसके प्रमाण मिले हैं। 5000 साल? मतलब ये तो कमाल है। जब मोहनजोदाड़ो में शहर बस रहे थे तब शायद ये साज वहां गूंजता होगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये मिट्टी से बना एक खोखला गोलाकार वाद्य यंत्र है। इसमें ध्वनि के लिए कुछ छेद होते हैं। अच्छा, तो इसे बनाते कैसे हैं? इसे मिट्टी से बनाकर पहले धूप में सुखाते हैं और फिर भट्टी में पकाया जाता है। और इसमें एक दिलचस्प बात है, पारंपरिक रूप से इसे पुरुष बजाते हैं, लेकिन इस पर जो मिट्टी के रंगों से सजावट होती है वो महिलाएं करती हैं। और इसकी आवाज कैसी होती है? इसमें हवा फूंकने से ध्वनि निकलती है, एक बहुत ही मीठी आवाज। और हाल ही में संगीत की रेंज बढ़ाने के लिए इसमें कुछ नए छेद भी किए गए हैं। तो एक तरफ हम अपनी प्राचीन विरासत को बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी जो हाल की विरासत है, मतलब सिनेमा, उसे भी सहेजने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया और इसी से जुड़ा है हमारा अगला विषय, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन। जी, हाल ही में लोकसभा में बताया गया कि इस मिशन के तहत अब तक 1469 फिल्मों को डिजिटाइज किया जा चुका है। ये मिशन है क्या असल में? देखिए, ये मिशन 2015 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुरू किया था। इसका एक ही मकसद था, भारत की फिल्मी विरासत को संरक्षित करना, उसे पुनर्स्थापित करना। मतलब जो पुरानी फिल्में खराब हो रही हैं उन्हें बचाना। और ये काम कर कौन रहा है? इसकी जो मुख्य एजेंसी है वो है पुणे में स्थित भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, यानी NFI। तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब सिर्फ डिजिटाइज करना? नहीं, सिर्फ उतना नहीं, इसके कई काम हैं। जैसे पुरानी फिल्म रीलों की हालत जांचना, फिर भारत की जो ऐतिहासिक फिल्में हैं उनका 2K या 4K में पिक्चर और साउंड रेस्टोरेशन करना, और फिर उन्हें सहेजने के लिए खास तरह के वॉल्ट बनाना। NFI की भूमिका तो बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण रही है। जी, NFI की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका काम सिर्फ फिल्में नहीं, बल्कि फिल्मों से जुड़े पोस्टर्स, स्क्रिप्ट, यहाँ तक कि गाने की किताबें भी सहेजना है। ये हमारे सिनेमा इतिहास का एक तरह से खजाना है। चलिए अब कला और संस्कृति से आगे बढ़कर पर्यावरण की बात करते हैं। एक अच्छी खबर आई है। लगभग 1 दशक के बाद दुर्लभ प्रवासी पक्षी पेलिस गल को झारखंड के उधवा पक्षी अभयारण्य में देखा गया है। जी, पेलिस गल, जिसे ग्रेट ब्लैक हेडेड गल भी कहते हैं, एक काफी बड़ी पक्षी प्रजाति है और ये दुनिया की सबसे बड़ी काली सिर वाली गल है। अच्छा, तो ये प्रवासी पक्षी है, मतलब ये आता कहाँ से है? यह दक्षिणी रूस से लेकर मंगोलिया तक के जो दलदली इलाके हैं वहां प्रजनन करता है और सर्दियों में ये भूमध्य सागर, अरब प्रायद्वीप और भारत की तरफ प्रवास करता है। इसे पहचानते कैसे हैं? कोई खासियत? हाँ, गर्मियों में जो वयस्क पक्षी होता है उसके सिर पर एक पूरा काला हुड होता है। पंख और पीठ स्लेटी रंग के होते हैं और पैर पीले। इसकी चोंच नारंगी पीली होती है जिसका सिरा लाल होता है। तो इसका संरक्षण स्टेटस क्या है IUCN की सूची में? इसकी स्थिति संकट में, यानी लीस्ट कंसर्न है, लेकिन इसका दिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उधवा झील पक्षी अभयारण्य में दिखा है, जो झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है। और इसे तो रामसर स्थल भी घोषित किया गया था, जहां तक मुझे याद है। जी हाँ, 2025 में। और ये मध्य एशियाई फ्लाईवे का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, तो इसका वहां आना एक अच्छा संकेत है। बिल्कुल। अब एक और पक्षी की बात करते हैं जो इतना भाग्यशाली नहीं है, पश्चिमी ट्रैगोपैन। खबर है कि कैप्टिव ब्रीडिंग से इसकी आबादी तो स्थिर हुई है, लेकिन जंगलों में मानवीय हस्तक्षेप अभी भी एक बड़ा खतरा है। हाँ, पश्चिमी ट्रैगोपैन, जिसे स्थानीय भाषा में जुजुराना यानी पक्षियों का राजा कहते हैं, दुनिया की सबसे दुर्लभ तीतर प्रजातियों में से एक है। ये हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है।
और ये पाया कहाँ जाता है? ये उत्तर पश्चिमी हिमालय के एक बहुत ही संक्रेश इलाके में मिलता है, मतलब पाकिस्तान से लेके जम्मू कश्मीर, हिमाचल और गढ़वाल के कुछ हिस्सों तक। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में इसकी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है। तो खतरा क्या है इसे? खतरा वही है, आवास का नुकसान, शिकार का दबाव और इंसानी गतिविधियां जैसे पशुओं की चराई। IUCN की सूची में ये सुभेद्य यानी वल्नरेबल श्रेणी में है। चलिए अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने हाल ही में कहा कि भारत में एजेंटिक AI के उपयोग में मजबूत गति देखी जा रही है। अब ये एजेंटिक AI क्या है? ये पारंपरिक AI से अलग कैसे है? देखिए, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जो पारंपरिक AI या जेनरेटिव AI है, जैसे ChatGPT, आप उससे कुछ पूछते हैं, वो आपको जवाब देता है, काम खत्म। ठीक है। लेकिन एजेंटिक AI इससे एक कदम आगे है। ये सिर्फ जवाब नहीं देता, ये काम करता है। ये स्वायत्त रूप से फैसले लेता है। मतलब? कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए आप ChatGPT से कहते हैं, मेरे लिए एक हॉलिडे प्लान बनाओ। वो आपको जगहों की लिस्ट दे देगा। लेकिन अगर आप एक एजेंटिक AI से यही कहेंगे, तो वो सिर्फ लिस्ट नहीं देगा। वो आपके लिए फ्लाइट्स और होटल्स के दाम चेक करेगा, आपके कैलेंडर के हिसाब से तारीखें सुझाएगा और शायद आपकी अनुमति से बुकिंग भी कर देगा। अरे वाह! तो ये एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट जैसा हुआ, जो लक्ष्य को समझकर खुद ब खुद काम पूरा कर दे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए इसे एजेंटिक कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वतंत्र रूप से काम करने की एजेंसी होती है। ये परसेप्शन, रीजनिंग, प्लानिंग, एक्शन और रिफ्लेक्शन, इन 5 चरणों में काम करता है। और ये जनरेटिव AI पर ही आधारित है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये तो सच में भविष्य की तकनीक है। अब बात करते हैं रक्षक क्षेत्र की। भारतीय नौसेना कोची में डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट यानी DSC-A20 को कमीशन करने जा रही है। इसकी क्या खासियत है? DSC-A20 ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट की सीरीज का पहला जहाज है। इसे कोलकाता की मेसर्स टिटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड यानी TRSL ने बनाया है। और इसका काम क्या होगा? इसका मुख्य काम है तटीय इलाकों में गोताखोरी और पानी के नीचे के जो मिशन होते हैं उनको अंजाम देना। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका कैटामैरन हल डिजाइन है। कैटामैरन हल मतलब जहाज के नीचे एक ढांचे के बजाय 2 समानांतर ढांचे होते हैं। इससे जहाज को पानी में जबरदस्त स्थिरता मिलती है और डेक पर ज्यादा जगह भी। ये गोताखोरों के ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का एक और बेहतरीन उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल। अब बात करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय विषय की। हाल ही में इटली भारत व्यापार मंच का आयोजन हुआ, तो परीक्षा के लिहाज से इटली की भौगोलिक स्थिति को समझना जरूरी हो जाता है। जी, इटली दक्षिण मध्य यूरोप में स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से, उत्तर पूर्व में स्लोवेनिया से और उत्तर पश्चिम में फ्रांस से लगती हैं। और वेटिकन सिटी और सैन मारिनो भी तो इटली के अंदर ही हैं। सही कहा। वो 2 संप्रभु देश हैं जो पूरी तरह से इटली से घिरे हुए हैं। इटली भूमध्य सागर में फैला हुआ है। इसके पूर्व में एड्रियाटिक सागर है और पश्चिम में टायरेनियन सागर। इसकी राजधानी रोम है। यहाँ की कोई खास भौगोलिक विशेषता? यहाँ का भूभाग ज्यादातर पहाड़ी है। पो यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और ये भी दिलचस्प है कि इटली ज्वालामुखी मूल का है। माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली जैसे ज्वालामुखी आज भी सक्रिय हैं। ठीक है, चलिए अब वापस भारत आते हैं और कुछ सरकारी योजनाओं पर नजर डालते हैं। एक योजना है संचार मित्र योजना। लोकसभा में बताया गया कि इसमें अभी 222 संस्थान भाग ले रहे हैं। ये किस बारे में है? यह संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की एक पहल है और ये युवाओं पर केंद्रित है। इसका मकसद है सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए युवा छात्रों की क्षमता का इस्तेमाल करना। ये तो बड़ा दिलचस्प आइडिया है। तो इसमें छात्र करते क्या हैं? इस योजना के तहत जो छात्र स्वयंसेवक बनते हैं उन्हें संचार मित्र कहा जाता है। उन्हें मोबाइल सुरक्षा, दूरसंचार धोखाधड़ी से बचाव और सरकारी डिजिटल पहलों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वो अपने आसपास के लोगों को जागरूक करते हैं। और छात्रों को इससे क्या लाभ होता है? जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें R&D परियोजनाओं और नीति निर्माण के कामों में शामिल होने का मौका मिलता है। युवाओं से ही जुड़ी एक और महत्वपूर्ण योजना है PM विश्वकर्मा योजना। हाल ही में इसकी संचालन समिति ने कुछ नए उपायों को मंजूरी दी है। इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है? यह MSME मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है।
इसका जो मूल उद्देश्य है वो है कारीगरों और शिल्पकारों की जो पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा है उसे मजबूत करना। अच्छा, तो ये सिर्फ एक लोन योजना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसमें 18 पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया गया है, जैसे नाव निर्माता, लोहार, सुनार वगैरह। 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी कारीगर जो इस काम में लगा हो, इसका लाभ उठा सकता है। तो इसमें लाभ क्या-क्या मिलते हैं? चलिए इसकी विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले तो कारीगर को एक पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिया जाता है। ये पहचान पत्र क्यों जरूरी है? यही तो सबसे बड़ी बात है। ये पहचान पत्र उन्हें देश की औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। इसके अलावा उन्हें ट्रेनिंग मिलती है, जिसके दौरान 500 रुपये रोज का वजीफा भी मिलता है। फिर नए औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये तक की मदद मिलती है। और ऋण सहायता? ऋण सहायता भी है। 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का बिना गारंटी वाला लोन मिलता है। ये 2 किश्तों में दिया जाता है। आखिर में एक और पुरस्कार की बात करते हैं। तमिलनाडु की पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुश्री सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जीता है। जी, यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इसकी स्थापना 2005 में UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई थी। और यह किन श्रेणियों में दिया जाता है? यह 4 श्रेणियों में दिया जाता है: नीति, नेतृत्व, प्रेरणा और कार्रवाई, उद्यमीशीलता की दृष्टि और विज्ञान और नवाचार। श्रीमती सुप्रिया साहू का यह पुरस्कार जीतना भारत के लिए एक बड़ा सम्मान है। तो आज हमने पारंपरिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण से लेकर आधुनिक तकनीक और महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं तक कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। आज की चर्चा में हमने देखा कि कैसे पारंपरिक कलाओं से लेकर अत्याधुनिक AI तक हर क्षेत्र में संरक्षण और नवाचार साथ-साथ चल रहे हैं। पर यहाँ एक सवाल उठता है। क्या सवाल? सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में इन दोनों के बीच, मतलब परंपरा और प्रगति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा ताकि विकास टिकाऊ हो सके? यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इस पर सोचना चाहिए। इस गहन विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए इस प्रयास को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, दैनिक PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को जरूर देखें। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।